आनंद, प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिनका पूछा जाना जरूरी है। और आज प्रश्नकाल में दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, और दूसरा सवाल है कि नेताजी से जुड़ा हुआ ये सवाल है जिसमें एक स्टडी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि नेताओं के झूठ बोलने के मामले में 22% की गिरावट आई है। झूठ बोलने से मेरा मतलब है झूठे वादों से। इसमें आई गिरावट पिछले 4 साल में दर्ज की गई है। नेता अब सिर्फ संभल कर बोल ही नहीं रहे हैं बल्कि वादा भी बेहद संभल कर रहे हैं। इस पर लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में इंडिया न्यूज ने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की। वो हम शो में आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिहार लेकर चलते हैं जहां पर नीतीश का सुशासन सवालों के घेरे में है। कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश से बिहार संभल ही नहीं रहा है। क्या नीतीश से बिहार अब नहीं संभल रहा? हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है। पिछले 3 दिनों में 7 मर्डर से बिहार दहल रहा है। जंगल राज पार्ट 2 की आहट से लोग सहमे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जब कमिश्नर साहब सेफ नहीं तो फिर बाकी की तो जाने दीजिए। तस्वीरें देख खौफ और बढ़ जाता है। ये पटना की बुद्धा कॉलोनी है। राजधानी में 2-4 पॉश इलाके हैं, उसमें से एक ये कॉलोनी भी है। लेकिन उस कॉलोनी में, या ये कह लीजिए पूरे बिहार में, आज तब खलबली मच गई जब इरिगेशन डिपार्टमेंट के पूर्व कमिश्नर और उनकी पत्नी की लाश घर में मिली। 2 तस्वीरें देखिए, पूर्व कमिश्नर हरेंद्र प्रसाद और ये उनकी पत्नी साधना। इस डबल मर्डर से पटना पुलिस की सांस फूली हुई है। एसएसपी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। हरेंद्र प्रसाद जो रिटायर्ड कमिश्नर इरिगेशन विभाग से रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का शव यहाँ पे कमरे में मिला। उसको ले जाया गया है। प्रथम दृष्टि ये हुआ कि उनको बचाया जा रहा है और हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो मृत घोषित किए गए। पुलिस अनुसंधान कर रही है, पूछताछ कर रही है उनके घर वालों से भी। अब हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। एसएसपी साहब ये मान रहे हैं कि पुलिस के लिए मामला चुनौती भरा है, और ये 100% सच भी है, क्योंकि बिहार बेहाथ होता जा रहा है। नहीं तो घर में घुसकर इस तरह पूर्व कमिश्नर की हत्या का साहस अपराधी नहीं करते। ऐसा भी नहीं कि हरेंद्र प्रसाद का घर किसी कोने में है, बिल्कुल कॉलोनी के बीचों बीच अपनी सिक्योरिटी भी थी, फिर भी अपराधी नहीं डरे। आरजेडी कह रही है कि नीतीश का सुशासन कुशासन बनता जा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था बिहार में है ही नहीं, और यहाँ ढोल केवल पीटा और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। ऐसे कितनी हत्या रोज हो रही है, लेकिन ये सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार इनसे नहीं चल रही है, क्योंकि जिसके राज में जिले का डाक होता हो, पैसा लेकर IAS IPS का पोस्टिंग होता हो और RCP टैक्स लगता हो, उस राज का भगवान ही मालिक है। ये भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी विधायक। कभी आरजेडी को बिहार की सत्ता से इसलिए बेदखल होना पड़ा क्योंकि बिहार में कानून का राज ध्वस्त हो गया था, और इसकी वजह बिहार में बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था है, जिसमें हर तरफ लूट मार का माहौल फिर से बनता जा रहा है। सवाल यह है कि नीतीश का सुशासन है कहाँ? बिहार में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार का अपराध कहीं भी पूरे देश के अपराध संख्या में बहुत कम है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त बिहार बना दिया है, कोई नहीं ये दावा कर सकता है, लेकिन अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए हम कृत संकल्प हैं। जेडीयू को लगता है कि अपराध के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है, लेकिन क्या ये सच है या बढ़ते अपराध के बीच नीतीश के सुशासन की फेस सेविंग है? पटना से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशासन नीतीश के शासन की यूएसपी रही है, जिसके बूते वो बिहार में तीसरी टर्म सत्ता में आए। नीतीश के राज में बिहार ने देश के दूसरे राज्यों से ज्यादा विकास दर हासिल भी की। पुलिस रिफॉर्म पर भी काम हुए। पहली बार किसी स्टेट ने अपने यहाँ सैप की बहाली की, जिसमें मिलिट्री से रिटायर्ड जवानों को लोकल पुलिसिंग में जगह दी गई, और इससे कम पुलिस जवानों से जूझते बिहार को बड़ी राहत भी मिली। 2014 तक कमोबेश हालात पटरी पर दिखे। वैसे इस दौरान दंगों के मामले में 73% की बढ़ोतरी जरूर हुई। 2015 में जब नीतीश और लालू मिल गए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो संगठन
संगठित अपराध जिसमें अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या में तेजी आई। बिहार में फिर से जंगल राज की कहानी सामने आने लगी। तब इसके लिए नीतीश के साथ साथ आरजेडी को ब्लेम किया जाने लगा। बाद में नीतीश फिर से बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन संगठित अपराध में बढ़ोतरी का सिलसिला थमा नहीं। तीन दिन में ताबड़तोड़ हत्या की 10 वारदातों ने बिहार में सुशासन की कली खोलकर रख दी है। एक साथ 4 तस्वीरें देखिए। बेगूसराय में 3 दिनों में 2 बार ट्रिपल मर्डर, मतलब कुल 6 मर्डर। आरा में युवक की हत्या, छपरा में बैंक चौकीदार की गोली मारकर हत्या और पटना में अब डबल मर्डर। ये सब 3 दिनों में हुआ, 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच। अब देखिए कि अपराधी कैसे बिहार में कानून व्यवस्था पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बेगूसराय में हत्या की पहली वारदात पौष माने जाने वाले रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। बेगूसराय के ही बलिया इलाके में भी बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। इसी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। आरा में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि छपरा के साहजिदपुर इलाके में बीती रात बैंक लूटने आए बदमाशों ने विरोध करने पर चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। विपक्ष तो विपक्ष, अब एनडीए के घटक दल भी नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह से पहले से कोई विवाद नहीं है, उसके बावजूद इस इलाके में इस तरह की घटना हो जाती है। प्रशासन के लिए बहुत चिंता का विषय। जब घटना हो गई तो निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कौन दोषी है जल्दी से जल्दी जांच करके दोषी को पकड़ना, उसकी गिरफ्तारी करना और उससे कार्रवाई करना। अब ये तस्वीरें देखिए। ये भीड़ बिहार के बेगूसराय में जमा है। यहाँ बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। हालत यह है कि हर तरफ डर का माहौल है। पुलिस अधिकारी क्राइम की मोडस ऑपरेंडी बताते हैं। क्राइम क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, इसे बताने वाला कोई नहीं। बेगूसराय के डीएसपी सुरदेव कुमार क्या कह रहे हैं, उसे सुन लीजिए। बच्चा को प्रार्थना कराने लगे, कपड़ा करा के अंदर रूम में लाई और इसी बीच मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल पर चढ़ के आया, निकाला, लंगिया कुमारी को खोज रहा और बार बार रिपीट कर रहा था। शराब नशे में लोग था पूरा, बार बार रिपीट कर रहा था। जो टीचर निकाल के उनको दिया दी। बच्चा लोग यहाँ से रोते हुए सबसे गया और जाकर अपना भाई ने कहा, वो पर हल्ला किया। उधर से पुलिस लोग मूवमेंट आए, पकड़ लिए थे एक आदमी को। तो पहले मुकेश को किया, वोट बचाने का प्रयास किया और उसके बाद उनमें भी बंद कर दिए लोगों को कि मत मारिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए। लेकिन लोग पब्लिक लोगों का मूवमेंट में ताला तोड़ करके और उन लोगों को निकाल लिया, उसको मारपीट कर दिया। जातिगत राजनीति से ऊपर बिहार में नीतीश के साथ एक बड़ा वोट बैंक सुशासन की वजह से साथ रहा है, लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी साख पर बट्टा लगता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिहार के बेगूसराय की। यहाँ पर 3 लोगों को बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने मार डाला। सैकड़ों लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने रोकने बचाने की कोशिश तक नहीं की। जिन लोगों को मारा गया उन पर यह आरोप था कि वो बच्चा चोरी के लिए इलाके में घूम रहे थे। कुछ लोगों को शक हुआ, फिर भीड़ लगने लगी और उसके बाद भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। बीच सड़क पर फैसला हो गया। तीनों लोगों को भीड़ ने लात घूंसों से मार डाला। बाद में उन्हें ईंट पत्थर से कुचला गया। ये सारी हैवानियत होती रही, कानून सोया रहा। बाद में जाकर पुलिस पहुंची। आपको याद होगा कि आरा में अभी पिछले महीने ही भीड़ ने महिला को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया था। तब नीतीश सरकार ने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को भीड़ की हिंसा को लेकर वार्निंग दी थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। बेगूसराय की तस्वीर आपने देख रहे हैं अब। और सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बिहार में सिर्फ 3 दिनों में 10 मर्डर हुए हैं।
पटना में पूर्व कमिश्नर और उनकी पत्नी की हत्या से सनसनी मची हुई। और बिहार में क्या बहार की परिभाषा यही है? क्या नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन इस वक्त सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है, दूसरी तरफ हत्याएं हो रही हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि हमने कब दावा किया कि अपराध मुक्त हो गया है बिहार। अरे अपराध मुक्त तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं हुआ है, कोई राज्य नहीं हुआ है, लेकिन कानून का डर बिहार में किसी को है या नहीं है? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छुपा हुआ है आंचल। आप बेहद बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर रही हैं, तो आप कन्विक्शन रेट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या है कन्विक्शन रेट बिहार पुलिस का? बहुत कम। शायद यही कारण है कि लोगों का भरोसा पुलिस से पूरी तरह से टूट चुका है और वो भीड़ तंत्र हर वक्त हावी होता है। मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं बिहार में, और पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से नाकाम हो रही है इसको कंट्रोल करने में। ये एक बड़ा सवाल। दूसरी बड़ी बात यह है कि वीआईपी इलाके में कोई घुस करके किसी की हत्या कैसे कर देता है, और वो पूरा का पूरा मामला सुलझ नहीं सकता, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली नहीं कर पाती है। फिर यहां पर कहीं न कहीं लोगों का भरोसा टूटता है नीतीश कुमार की सरकार पर। मुझे याद है कि साल 2008 में 88,000 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई थी और कानून व्यवस्था को बहाल करने की बातें की जा रही थी। उसके बाद आखिर क्या हो गया जो एक बार फिर से भीड़ तंत्र हावी हो रहा है और अपराधी हावी हो रहे हैं? जी शिवपूजन, मुझे ये बताएं, इन दोनों ही मामलों में, चाहे बेगूसराय हो या फिर पटना में जिस तरह से हत्या घर में घुसकर पूर्व कमिश्नर की गई, क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? खासतौर से अब तो विजुअल्स लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं बेगूसराय में। देखिए, अब तक हमारे पास कोई जानकारी ऐसी नहीं आई कि किसी की गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि हम बता दें कि कमिश्नर के हत्या के मामले में क्या कारण है, उसके पीछे क्या वजह है, और अपराधी जाने हुए लोग थे या कोई अपरिचित व्यक्ति था, लूट उसका इंटेंशन था या कोई उसके पहले कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई भी जानकारी हम तक अब तक नहीं पहुंच पाई, जिससे कि साफ पता चल रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं अंधेरे में तीर चला रही है। और बेगूसराय के मामले में भी लोग आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियों की जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है। जी शिवपूजन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर अब सवाल बीजेपी से भी खूब हो रहे हैं। सत्ता में बराबर की भागीदार बीजेपी ने महागठबंधन के समय खूब आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो गोलमोल बातें कर रही है। सच्चाई यह है, और सच्चाई से हम मुंह मोड़ना नहीं चाहते हैं। घटनाएं घटी, मैं स्वीकार करता हूं, और घटना जुड़े जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार भी कार्रवाई कर रही जा करके। एक समय था जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उनके 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी जा करके। बिहार तो लोग पलायन करते थे, हर दिन नहीं, हर घंटे घटना घटती थी जाकर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्नकाल के दूसरे मुद्दे के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र मैंने शो की शुरुआत में किया था। वो ये कि एक सर्वे में सामने आया है कि नेता अब झूठे वादों से बचने लगे हैं। इसमें 22% तक की कमी या गिरावट आई है। हम यही सवाल लेकर आम लोगों के बीच भी पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी बिल्कुल नहीं। अब तो मैं तो कहती हूँ कि 100% ज्यादा झूठ बोलना चालू हो गया है। अब तो ज्यादा मतलब जो बोलते हैं वो तो अब तो हमको यकीन भी नहीं होता कि हाँ सच में ऐसे होगा। अब तो हंसी आती है, हाँ भाई ये क्या नया ड्रामा निकाल दिया इन लोगों ने। अब तो किसी पे भरोसा भी नहीं होता। एक्चुअली नेता मीन्स क्या, द हीरो मीन्स आप सबके लिए अच्छा करते हो, आप सबके लिए लड़ते हो, आप अग्रेशन दिखाते हो, आप सच्चाई के लिए लड़ते हो, आप गरीबी के लिए लड़ते हो, आप सबको अपना हक देते हो। पर ये चीज़ है एक्चुअली अगर देखने जाएंगे तो जो बोलता है वो कभी नहीं, जो गरजता है वो कभी नहीं बरसता। मेरे ख्याल से ये सर्वे पूरा उल्टा है। 22% झूठ बढ़ गया, ऐसा होना चाहिए। बिकॉज ऐसे है कि लोग हमारे नेता से वादे करते हैं और झूठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप हमको एक मौका दो, हम बदलाव लाएंगे, हम पिछली सरकार से ज़्यादा काम करेंगे या पिछले नेता से ज़्यादा काम करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे,
बदलाव लाएंगे, लेकिन कोई बदलाव कहीं हो नहीं रहा है। ये इसलिए वैसा होता है कि सरकार बदलती है या वो नेता बदलता है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। जो कॉमन आदमी है उसका जो रहन सहन है वो वैसा ही है, बल्कि वो और गरीब होता जा रहा है। उसके लिए कोई अच्छा डेवलपमेंट मिल नहीं रहा है। हर 5 साल में इलेक्शन के वक्त ये बातें निकलती है, लेकिन सारी झूठी बातें हैं। अब इलेक्शन आएगा, नेता आएंगे, बातें करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन हो जाएगा, 3 महीने बाद गायब हो जाएंगे। 3 महीने दिखेंगे, 3 महीने बाद भी अगले 5 साल बाद दिखेंगे। तो ये सर्वे ही झूठा है। ऐसा थोड़ा अभी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अवेयरनेस आ गया हर एक लोग में कि भाई ये नेता कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं न्यूज वाले जो है वो वायरल सच के हिसाब से भी वो पड़ताल करते हैं कि भाई ये सही है कि झूठ है। तो अवेयरनेस तो है ही। अभी झूठ बोलना उनको भी भारी पड़ रहा है। जो भी है वो झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा। आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, ताकि झूठ बोलना बढ़ गया है, काफी हद तक बढ़ गया है। मैं भी 25-30% बढ़ गया है। ये सर्वे जो किया गया है वेस्टेड इंडस्ट्री में किया गया है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। मतलब हमने जब से देखा, मतलब पहले जब चुनाव से पहले कुछ और बातें होती हैं, चुनाव के बाद फिर कुछ और बातें होती हैं। तो मतलब जैसा मतलब जो आप बोल रहे हैं, जिस हिसाब से सर्वे है उस हिसाब से हमें तो लगता कि सही है। आज की डेट में जैसे चुनाव से पहले कुछ दूसरी बातें कही जाती हैं कि ये चीज ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, जैसे कुल मिला के कह रहे हैं ये पेट्रोल कम होगा या ये होगा। तो वो चीजें कहाँ हो रही, जैसे पहले ही बातें हो रही थी कि इस समय की बात थी कि मतलब उस समय हम बोल रहे थे कि इस समय इतना पैसे मिलेंगे या सबके अकाउंट में इतना पैसा आएगा। तो हमारे हिसाब से सब चीजें, मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कुछ चीजें हैं नहीं जो जैसा सर्वे के से हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं सब झूठी बोलते हैं, सब सच तो बोलते नहीं है। और जो सच बोलते हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है उनके बातों का। इसलिए बस इतना ही कहूंगी। और क्या, नेता लोग के बारे में इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। नेता लोग है उनको तो अपना जो मार्केट है वो अपना बोल के ही कमाना पड़ता है। सच कितना बोलते झूठ कितना बोलते पता नहीं सकते। हाँ, जो है अभी जिस कंडीशन में हम देख रहे हैं, मेजोरिटी चीजें जो बोल रहे हैं वो हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि जो 78% नेता है वो सही बोले, और 22% ने नहीं भी सही बोला तो उस टाइम पे फर्क पड़ेगा। 22% के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोलना अपनी जगह पे है और बोल के करके दिखाना अपनी जगह पे है। सो बोलिए कम, करिए ज्यादा, तो वो ज्यादा डिफरेंस पैदा करेगा उस केस में। तो मैं चाहता हूँ कि 78% जो नेता है वो सही बोले भी और सही करे भी, तो उस टाइम पे सब कुछ बदलेगा। और साथ ही जनता प्रश्नकाल में इसी सवाल के साथ कि आखिरकार ये सर्वे क्या नेताओं की जमात में ही किसी ने करवाया है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी।